उत्तराखंड में आया सैलाब तो गुजर चुका है, लेकिन इसने अपने पीछे कुछ दिल दहलाने वाली तस्वीरें छोड़ी हैं। सैलाब से हुई तबाही के बाद वहां राहत बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे राहत कर्मियों ने अंधेरे की परवाह न करते हुए पूरी रात बचाव का काम पूरा जारी रखा। सुबह होने पर राहत बचाव के काम में थोड़ी सी आसानी जरूर हुई है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उसमें राहत के काम में अभी कई और घंटे लग सकते हैं। उत्तराखंड एसडीआरएफ के मुताबिक इस हादसे में अभी तक 18 लोगों के शव निकाले गए हैं और अभी भी 170 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा 170 से 202 के बीच में है। अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। इनमें ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले 22 और एनटीपीसी में काम करने वाले 148 लोग शामिल हैं। तपोवन टनल में 12 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मेन टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं, ऐसा अनुमान है। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। ये तस्वीरें हैं जो तबाही हुई है, जिस तरह का राहत कार्य हो रहा है। आईटीबीपी और बाकी जो सिक्योरिटी पर्सनल है और साथ में वहां कर जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने जो मेहनत की है राहत कार्य में, उनको सलाम। और उम्मीद और आशा यही है कि जितने लोग लापता हैं उसमें से ज़्यादा सबसे ज़्यादा सुरक्षित और बाहर निकाल लिए जाएं, बचा लिए जाएं। अभी भी कई लोग लापता हैं। मैंने कहा आंकड़े करीब 170 से 202 के बीच में हैं। राहत कार्य बहुत तेज़ी से तो चल रहा है, लेकिन मुश्किलें बहुत सारी हैं और इस सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट कल से जल प्रलय में तबाह हो गया। जी हां, न्यूज़ 18 की टीम उस जगह पहुंच गई जहां कल जल प्रलय हुआ था। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास ग्लेशियर का मलबा इतना तेजी से आया कि वो सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। पावर प्रोजेक्ट के पास मजदूरों के रहने के लिए बने घर भी तबाह हो गए। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अब तक आपने नहीं देखी हैं। तबाही के मंजर के बाद की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम उस जगह पर हैं जहां पर पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा नदी के सामने जो पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, उस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये पूरी जगह तहस नहस हो चुकी है, लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं, जो ये आपको टीन शेड बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल इस पावर प्रोजेक्ट और डैम में काम करने वाले वर्कर्स की जगह थी। ऐसी ही टेम्प्रेरी जगह पर वो लोग रहा करते थे, यहीं वो खाना खाते थे, यहीं सोते थे और फिर यहीं से सुबह काम के लिए निकल जाते थे। अभी तक ये साफ़ नहीं हो पाया है कि जब ये त्रासदी हुई, जब ये इतनी भारी संख्या में ऊपर से मलबा गिरा है, उस दौरान ये मज़दूर काम पर थे या अपने कमरे में थे। ये बताया जा रहा है कि कुछ अपने कमरे में आराम कर रहे थे, सुबह का वक्त था, कुछ काम पर निकल गए थे, कोई खाना बना रहा था। लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि अब किस तरीके का मंजर है। ये देखिए, ये इसी तरीके का टीन शेड नीचे भी हुआ करता था, पूरा का पूरा टूट चुका है, दब चुका है मिट्टी के अंदर। और ये आशंका जताई जा रही है कि इसके नीचे भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। इसलिए रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे न कैसे लोगों को निकाला जा सके। लेकिन अब आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि अंदर क्या हालात हैं। आप देखिए और ज़रा समझिए कि क्या उस वक्त का मंजर रहा होगा जब ये इतनी भारी संख्या में मलबा जो है वो नीचे गिरा है। ये देखिए, यहाँ जो मजदूर रहते थे उनकी तैयारी देखिए। यहाँ आप देखिए कि उनके रहने की पूरी जगह थी। ये उनके कपड़े बिखरे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। उनके बिस्तर देखिए, बिस्तर फोल्ड भी नहीं थे, बिस्तर वैसे ही पड़े हुए हैं। ये तमाम चीज़ें आप देखिए, किसी का चप्पल गिरा हुआ है, ये देखिए, ये चप्पल किसी का गिरा हुआ है, किसी का, ये देखिए कॉपी भी हमको एक नज़र आ रही है। ये तमाम चीज़ें देखिए मज़दूरों के सामान। ये कॉपी देखिए, एक कॉपी गिरी हुई है जिसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ खास नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए कि किस तरीके हैं। ये देखिए, ये उनके राशन की डिटेल्स है, ये राशन की डिटेल्स है। इस तरह की तमाम चीज़ें देखिए यहाँ भी पड़ी हुई हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गिरे हैं नीचे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या मंजर रहा होगा उस दौरान। सब कुछ बिखरा पड़ा है, मज़दूरों का सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये पानी के डिब्बे, पीने के, खाना बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता होगा उसके डिब्बे देखिए, वो यहाँ उनकी हालत देखिए क्या हो चुकी है। चावल बिखरा पड़ा है, जो उनका राशन रहा होगा, ये देखिए, ये चावल पूरा बिखरा पड़ा है। पूरा का पूरा राशन जो है वो बर्बाद हो चुका है। लोगों का पता नहीं है लोग कहाँ हैं। ये देखिए, गैस चूल्हा भी लगाया हुआ था, खाना बनता था यहाँ पर एक समय में। अब देखिए गैस चूल्हे की क्या हालत है। उनकी हैट भी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो मज़दूर वर्कर्स आमतौर पर पहनते हैं। बर्तन देखिए, यहाँ पर आप प्रेशर कुकर देख रहे हैं। तमाम चीज़ें उस वक्त रही होंगी, उस वक्त जब ये लोग कोई खाना बना रहा होगा। ये देखिए प्रेशर कुकर,
गिरा हुआ है साइड में, बंद पड़ा हुआ है प्रेशर कुकर, यानी कि उस वक्त कोई खाना बना रहा होगा, सिलेंडर नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पर तमाम आप डब्बे देख रहे हैं, नीचे लकड़ियाँ जमा की गई थी ताकि इस पर भी खाना बनाया जा सके, गैस चूल्हा ना हो। बर्तन बिखरे पड़े हैं। इधर विपिन पुजारी जी से कहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि ये देखिए बर्तन किस तरीके से गिरे हुए हैं, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि तबाही का वो मंजर जिसने करीब से देखा उसकी रूह अभी भी काँप रही है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये जो लोग यहाँ पर थे उनके बारे में आपको कुछ जानकारी है? जो गांव वाले बता रहे हैं यहाँ पे कि 15 से 20 लोग यहाँ पे कल मौजूद रहे। शायद हो सकता है 2-3 भागने में सक्षम रहे होंगे, लेकिन बाकियों का पता नहीं चल रहा। यहाँ पे जो है कंपनी के द्वारा एग्जैक्ट तो पता चल नहीं रहा कि कितने लोग यहाँ पे थे। बाकी 2-4 बता रहे भागने में वो सक्षम रहे, लेकिन आधे लोग चपेटे में आ गए। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इनसे तो लग रहा है यहाँ पे वाले जो भागे हैं, जो भी यही वाला पोजिशन बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 2-4 और भी टीम सेट थे जो यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे लगातार कि जो टीम पूरा गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं कि 15 से 20 लोग शायद मौजूद रहे होंगे। अच्छा, तो 15 से 20 लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद रहे होंगे। ये तो एक जगह है जो थोड़ी बहुत आपको सामान बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे आप टीन शेड देख रहे हैं, वो तो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। उसकी छत भी नहीं बची हुई है। आप सोचिए उसके अंदर भी सामान होगा, राशन होगा, लेकिन वो सब तबाह हो चुका है। उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उसके नीचे किसी के दबे होने की आशंका भी है। ऐसे में आप तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उन जगहों की। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सिर्फ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि बेहद करीब की तस्वीरें। और ये वो जगह है जब सबसे पहले जब ग्लेशियर का हिस्सा टूट कर गिरा था तो सबसे पहले इसी जगह को हिट किया था। यानी कि यहाँ पर फोर्स इतना ज़्यादा था कि ये करीबन नदी से 50 से 60 फीट की ऊपर ऊंचाई पर बना हुआ है। बावजूद इसके ये आप देखेंगे कि पूरी छत तक इसकी छत तक मलबा आया हुआ है। पूरा जो टीन शेड उन्होंने बनाया हुआ था पूरा का पूरा टूट चुका है। किसी की भी यहाँ पर होने की खबर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब जब मलबा नीचे चला गया तो सिर्फ और सिर्फ सामान बिखरा पड़ा है, कुछ इसके अलावा नहीं है। किसी की किताब कॉपी पड़ी हुई है, किसी का तमाम कपड़े पड़े हुए हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते होंगे। उनके औजार भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये तमाम वो वर्कर्स थे जो कि पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो स्थिति आप देखिए कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी। सुबह के करीबन जब सब लोग अपने लिए खाना बना रहे होंगे, काम पर निकलने की तैयारी कर रहे होंगे, उस दौरान ये सब चीज़ें हुई हैं। तो पूरी आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं लगातार, और बेहद करीब से दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस मंज़र को जिसने भी देखा वो अभी तक डरा हुआ है। और इस पूरे इलाके में अगर बात की जाए तो अभी भी दहशत काफ़ी ज़्यादा है। लोग परेशान हैं और अपनों की तलाश लगातार जारी है। इस जगह पर भी 30-35 लोग बता रहे हैं कि रहे होंगे। उन सभी को अभी ढूंढा जा रहा है। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर आके गिरा है। कि किसी पे लगा हो, कहीं से गिरा हो, तो सोचिए आप उसके साथ क्या हो। ये देखिए गिलास, सारे बर्तन देखिए, प्रेशर कुकर वगैरह वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या मंजर उस वक्त रहा होगा और उस वक्त कितनी भयावह स्थिति रही होगी। कुछ ने बचने की कोशिश भी की होगी, कुछ भाग नहीं पाए होंगे, लेकिन कोशिश लगातार जारी है SDRF, NDRF, लोकल प्रशासन की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ढूंढ लिया जाए। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक सिंह रावत, रेनी गाँव, उत्तराखंड। वेनी गांव उत्तराखंड में पहुंचे हैं दीपक सिंह रावत न्यूज़ 18 इंडिया के। और अखाड़ा में आप ये देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहाँ सिर्फ जो ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया के पास हैं। तबाही का सैलाब, वहाँ पर लोगों को तो ऐसा लगा होगा कि जैसे प्रलय आ गया हो। जिस तरह से आप देख रहे हैं मलबा 60-70 फीट तक पानी आया है और सब कुछ अपने साथ बहा कर लेके चला गया। इतनी ऊंचाई पर बने टीन शेड्स भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए, तहस नहस हो गए। ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं उत्तराखंड से, जहाँ राहत कार्य अभी भी चल रहे हैं। ITBP के जवान और वहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता और अलग पुलिस पर्सनल जो तीनों फोर्सेस से हैं, सब मिलकर वहाँ काम कर रहे हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके रास्ते साफ हो जाएं और मलबा क्लियर हो जाए और जो लोग फंसे हैं, लापता हैं, उनकी शिनाख्त हो, उनकी पहचान हो, उन्हें बचा लिया जाए। अब तक कम से कम 18 लोगों के शव प्राप्त हुए हैं। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। बहुत दर्दनाक है। अचानक पहाड़ से उतरी लहरों ने कैसे एक झटके में सब कुछ बदल दिया। न्यूज़ 18 इंडिया के दीपक रावत आपको लगातार उस तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से उनकी एक और रिपोर्ट। पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, तमाम कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन अब न वो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है और न लोग नज़र आ रहे हैं जो कि कई सालों से, कई महीनों से यहाँ पर काम पर लगे हुए थे। ये त्रासदी की तस्वीरें हैं जो हम आपको बेहद करीब से दिखा रहे हैं। ये पहला स्पॉट था जिसने
ग्लेशियर ने जिसको सबसे पहले हिट किया और इसके बाद यहाँ से ये पूरा सैलाब आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद ऋषिगंगा डैम टूटा और उसके बाद आगे कई सारे पुल तोड़ते हुए ये सैलाब आगे बढ़ा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी सैलाब का वो मंजर आपको नज़र आएगा। तस्वीरों के ज़रिए देखिए कि जो मिट्टी है वो गीली है और अभी भी जो पत्थर हैं, मिट्टी है, वो सरकती हुई आपको नज़र आएगी। SDRF की टीम यहाँ पर लगी हुई है, लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पता लगाया जा सके। SDRF के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जगह क्या थी, क्या था यहाँ पर? ये ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था, तो ये यहाँ पे बेसिकली डी टैंक के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा था। अच्छा। काम चल रहा था इसमें। और यहाँ पे बता रहे थे कि ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं थी। अच्छा। लोकल का एक गांव का एक ही बंदा था, बाकी कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा। लोग कम थे यहाँ पे। अच्छा, तो बेसिकली जो फ्लड आया तो सामने यहाँ पे हिट किया, उसके बाद से रोल हुआ यहाँ पे, मतलब मेन फोर्स यहीं पे लगा सारा उसका। पहली जगह यही थी, पहली जगह यही थी जिसपे हिट हुआ। अगर ये जगह नहीं होती तो हो सकता है कि पीछे जो गांव रैनी गांव दिख रहा है तो वहाँ तक पूरा जो नुकसान था हो सकता था काफ़ी मात्रा में जी। लेकिन अभी आप लोग किस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं यहाँ पर? अभी हम नीचे लगी है टीमें हमारी, आर्मी लगी है, ITBP लगी हुई है। बाकी यहाँ पे जैसे यहाँ पे लोग भी यहाँ पे रुके हुए हैं कि अगर दोबारा फ्लड आता है, कुछ आता है तो यहाँ पे नीचे सूचना जो दे टाइम पे, जो कुछ दुर्घटना ना हो दोबारा से। बाकी कुछ टीमें नीचे चमोली भी गई है, आगे तक नीचे तक टीमें लगी हुई सब जगह। क्या रेस्क्यू में भी कुछ मुश्किल हो रही है आप लोगों को, क्योंकि अभी मिट्टी गीली है, देखिए जिस तरीके से सड़क रही है चीज़ें, अभी भी डर लग रहा है यहाँ पर खड़े होने में? हाँ, वो तो है। दिक्कत हो रही है आप लोग? हाँ, दिक्कत तो है, जैसे आप लोग देख रहे हो। पूरा दलदल हो गया है। तो उसमें थोड़ा दलदल में थोड़ा काम करने में थोड़ा टफ हो जाता है। इस जगह पर अभी कोई किसी को निकाल पाए अभी तक? इस जगह पे तो नया, इस जगह पे तो पूरा साफ ही हो गया। ये देखो आप नीचे लगभग जहाँ जो प्रोजेक्ट की वाली जगह थी उससे कम से कम 10-20 फीट नीचे से मिट्टी पूरी साफ हो गई। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि किसानों को लेकर हुए ट्वीट पर महाराष्ट्र सरकार जांच करा सकती है। गृह मंत्री अमित देशमुख ने कहा है कि जांच कराने का भरोसा उन्होंने दिया है। सचिन सावंत कांग्रेस के लेकर गए थे इस आग्रह को कि जो भारत रत्न हैं, जो अवार्डीज़ हैं, क्रिकेटर और बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिन्होंने ट्वीट की थी, उनकी जांच कराएंगे अगर ज़रूरत पड़ी। और ये सब इसलिए क्योंकि सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों ने जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी उसकी ट्वीट पर उनको रीट्वीट करके कहा था कि देखिए, जो हमारा देश लोकतंत्र है, यहाँ पर हर किसी के अधिकारों की रक्षा होगी, लेकिन हमारा अंदरूनी मामला है, कोई बाहरी बैठकर इस पर कटाक्ष ना करे, इस पर टिप्पणी ना करे, और हम हमारे मसलों को सुलझाने में सक्षम हैं। इस बात पर उन्होंने कई देश के कई सारे सेलिब्रिटीज़ और ख़ासकर भारत रत्न जो अवार्डीज़ हैं उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया था और इसी पर कहा गया है कि इसकी अब जांच करेंगे। तो ये पूरी तरह से सियासत हो रही है। वहाँ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन सावंत ने ये कंप्लेंट किया और गृह मंत्री ने कहा हम इसकी जाँच करेंगे। विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ, लेकिन ये तो पूरी तरह से सियासत हुई क्योंकि सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट था उस पर कोई स्वतः अगर ट्वीट करे तो उस पर दबाव की जांच क्यों हो? बिल्कुल ठीक कहा आनंद आपने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कांग्रेस के लीडर है सचिन सावंत और उनके एक डेलीगेशन और जूम मीटिंग के जरिए उन्होंने अनिल देशमुख से ये मांग की थी कि कुछ जो हो सकता है कि जो कुछ सेलिब्रिटीज या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ट्वीट कर रहे हैं वो ट्वीट हूबहू और सेम टू सेम ट्वीट हो रहे हैं। तो उन्होंने अनिल देशमुख से शिकायत की कि शायद ये हो सकता है कि ये जो ट्वीट्स हैं वो बीजेपी के नेताएं करवा रहे हो या बीजेपी करवा रही हो, इसकी जांच होनी चाहिए। जिसके बाद अनिल देशमुख ने साफ तौर पे कहा है कि अगर इस तरीके के ट्वीट हो रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक सिर्फ अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं वो कोरोना से पॉजिटिव है, इसलिए अस्पताल से ही अपना काम कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी कोई ऑर्डर नहीं दिया है जांच के, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आश्वासन के बाद अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि ये ट्वीट जबरन किसी कोई पार्टी करवा रही है तो उसकी जांच के आदेश दे दिए जाएंगे। जिसके बाद महाराष्ट्र के साइबर सेल पूरे जो सेलिब्रिटी ट्वीट है उसकी जांच करेंगे। जी विवेक, धन्यवाद। लेकिन ये अगर सियासत नहीं तो क्या? क्योंकि अगर देश के लोग क्या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे और फिर सरकार की ट्वीट पर रीट्वीट कर कहा कि भारत के लोकतंत्र पर आप आक्षेप ना करें, आप अपना काम करें, हम हमारा देख लेंगे। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कल की तबाही के बाद तपोवन टनल के अंदर काफी मलबा भर चुका है और कल के जल प्रलय के बाद से इस टनल में अब भी 30 से 35 लोग फंसे हुए हैं। ITBP के जवान टनल में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है
कि ये सुरंग 2.5 किलोमीटर लंबी है, जबकि अब तक करीब 125 मीटर सुरंग की ही सफाई की जा सकी है। आईटीबीपी ने तपोवन टनल से कल 12 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया था, जिनका इलाज जोशीमठ के आईटीबीपी के अस्पताल में चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ते हुए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये जो टनल जहां पर तकरीबन 30 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, वो टनल तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी है और ऐसे में उन लोगों तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती, वक्त लग सकता है। और इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पहुंचे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच जानकारी लेने के लिए, अधिकारियों से बातचीत करते हुए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टनल जहां पर लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच लगातार कोशिश ये कि किस तरीके से उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वक्त लग सकता है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस बात का जिक्र किया कि कोई मशीन ऐसी नहीं है जो इस तरह के मलबे को हटा सके और उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध स्तर पर कोशिश की जा रही है, बातचीत की जा रही है और प्राथमिकता यही है कि किसी भी रास्ते के जरिए किसी भी तरीके से फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। तकरीबन 30 लोगों के मेन टनल में फंसे होने की आशंका और इस सब के बीच लगातार केंद्र की तरफ से भी नजर बनी हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है, हर संभव मदद के लिए केंद्र पूरी तरीके से तैयार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से हम बार बार संपर्क कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे थे, अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की थी, जानकारी ली थी, क्योंकि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ऐसे में भली भांति यहाँ के इलाकों को समझते भी हैं, यहाँ की परिस्थितियों को समझते हैं। और इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो लगातार जो केंद्र के मंत्री हैं उनका भी घटनास्थल पर दौरा और अधिकारियों से जानकारी लेने का सिलसिला बना हुआ है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, इस जल प्रलय के बीच अभी तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और उनके शव को भी बरामद कर लिया गया है। कल छोटी टनल से 12 लोगों को भी बचा लिया गया था सुरक्षित, जिनका वीडियो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ट्वीट हुआ था। बेहद राहत की सांस लेते हुए जिंदगी बचने के बाद। और अब कोशिश प्रशासन की यही है, क्योंकि देखिए एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी के जवान, सेना की मदद ली जा रही है, वायुसेना की भी मदद ली जा रही है, तो वहीं एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हम रेस्ट हुए 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वहाँ रह गया। तब उसके बाद आईटीबी वाले साहब लोग गए, तब आईटीबी वाले ने हमको निकाला बड़ी मुश्किल से। पानी बनने के कारण हम ऊपर टनल के सरिया के द्वारा आधे रास्ते तक आए। फिर आईटीबी की टीम आई, उन्होंने हमें निकाला। आईटीबी की टीम ने हमको 2 या 3-4 घंटे में बाहर निकाल दिया और हमको अपने साथ रेस्क्यू करके और आईटीबी हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है। आवाज़ आई हमारे को बाहर निकालने की, वो आवाज़ आई कि बाहर आ जाओ, लेकिन तब तक पानी अंदर आ चुका था। कुदरत जब अपने रौद्र रूप पर होती है तो चंद मिनटों के भीतर कुछ भी तबाह और बर्बाद हो सकता है। जोशीमठ में ग्लेशियर का फटना इसी बात की बानगी माना जा रहा है। अचानक पहाड़ से उतरी लहरों ने कैसे एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। ग्राउंड जीरो से अब हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। जहां से ये तबाही का मंजर लोगों ने सबसे पहले देखा था, जहां से तबाही शुरू हुई थी, वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं अपने भाई को ढूंढने आया हूं सर, हरिंदर कन्याल नाम था उनका। 10:02 पे बात हुई, तो उसके बाद हबड़ तबड़ी में कुछ नहीं बोल पाए। ये उसके बाद फोन लगा ही नहीं सर उनका। को जो बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं, उसी के ठीक पीछे बड़ा ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा है। 3 मिनट में सीधा कंपनी तबाह हो गया।
उत्तराखंड में तबाही की भयावह तस्वीरें। जोशीमठ में कुदरती आपदा के चश्मदीद। तस्वीरों में दर्ज मौत को डराने वाला मंजर। महज 3 मिनट में पहाड़ से कैसे उतरी मौत। ग्राउंड जीरो से आपदा का आंखों देखा हाल। जिस जगह पर लोगों ने सबसे पहले तबाही का मंजर देखा था, वहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंच चुकी है और आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाएगी कि आखिर ये पूरा जो हुआ सैलाब जहां से आया वो हुआ कैसे। ये कहानी है जिंदगी और मौत के बीच चली उस जंग की, जिसमें कहीं खुशियों के आंसू है तो कहीं गमजदा करने वाली तस्वीरें। डर और दहशत की तमाम कहानियों को समेटे यहाँ एक हादसा गुजर चुका है, जिसकी निशानियां अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आपको कुदरती तबाही की वही तस्वीर दिखाने जा रहा है, जिसने एक झटके में सैकड़ों परिवारों को दर-दर ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया है। ठीक सामने आपको जो एक बर्फीले पहाड़ नजर आ रहे हैं, इसके ठीक पीछे ही एक बड़ा ग्लेशियर का हिस्सा टूटता है और ये ग्लेशियर का हिस्सा जब टूटता है तो उसके बाद ये सीधा नीचे जो नदी बह रही है, ऋषिगंगा नदी, उसके ऊपर बना एक डैम के ऊपर गिरता है और ये डैम पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। डैम का पानी फिर सैलाब की तरह आगे बढ़ता है और उसके बाद तबाही का जो मंजर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस तरह की तबाही यहाँ पर लोगों ने देखी है। या आप देखिए कि कितना मलबा जो है वो पानी के साथ इन जगहों से, इन इलाकों से आगे बढ़ता हुआ नजर आया और इसी तबाही के मंजर को सबसे पहले देखा ये जो सामने आप गांव देख रहे हैं, ऋणी गांव है और इसी गांव के आगे 2-3 गांव और पड़ते हैं और उसके बाद चीन का बॉर्डर आ जाता है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जब आप देखिए कि किस तरीके से इस गांव की जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। तबाही और बर्बादी के ये निशान बताते हैं कि जिस वक्त सैलाब इन रास्तों से गुजरा, उसने कितनी बेरहमी से इस पूरे इलाके को लील लिया। धौली गंगा की कई मीटर ऊंची उठी लहरों के सामने पड़ने वाली हर चीज को ध्वस्त कर दिया। तो सैलाब किस तरीके से आया होगा या आप तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि बर्फीले पहाड़ों के बीच ग्लेशियर टूटता है, डैम पर गिरता है, डैम टूटता है, उसके बाद पानी का सैलाब यहाँ से होते हुए लगातार आगे बढ़ता है और उसके बाद पावर प्लांट, हाइड्रो प्लांट, तमाम चीज़ों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तबाही का मंजर जो है यहाँ के लोगों ने देखा होगा और किस लेवल तक, कितने ऊपर तक ये पानी था। ये आप देखिए कि जो आपको गीली मिट्टी नज़र आ रही है, तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो गीली मिट्टी आपको नज़र आ रही है, यहाँ इतनी ऊंचाई तक ये पानी था। 2013 में आई केदारनाथ आपदा के बाद दूसरी बार लोगों ने उत्तराखंड में इस तरह की भयावह तस्वीरों को देखा है। दोनों ही कुदरती त्रासदियों में पहाड़ से उतरा पानी निचले इलाकों में कहर बनकर टूटा। उस वक्त भी लोग अपनों की तलाश में दर-बदर भटकने को मजबूर थे और आज भी तस्वीरें कमोबेश वैसी ही हैं। पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों के परिजन आस और उम्मीद के लिए अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। वो विगत 3 सालों से यहाँ पे कार्यरत था, सिक्योरिटी गार्ड में था और वो अचानक ही कल जब हमको ये पता चला कि वहाँ पे बाढ़ आ गई है तो सर हम 12 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा तो भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। तो मेरे भाई का नाम जय प्रसाद है और वो जो इनके साथ सिक्योरिटी गार्ड में जो ड्यूटी करता था उसका नाम अशोक कन्याल है, वो बचा हुआ है, वो जोशीमठ में है और मैं अपने भाई ढूंढने के लिए कल यहाँ पहुँचा। तो अभी 2 भाई मिसिंग है आपके? हाँ, ये एक गांव के 2 हैं। कोई रिश्तेदार जो है वो यहाँ पर काम करते थे और सभी की कल आखिरी बार बात जरूर हुई है। ये सभी ने बताया है कि 9 बजे 10 बजे के आसपास जब ये सैलाब आया उससे पहले बातचीत हुई है। तमाम लोग जो हैं वो अब इस जगह पर पहुँच रहे हैं ताकि कुछ तो पता चले, उनकी जानकारी मिले। ग्लेशियर टूटने के बाद सैलाब की लहरें इतनी प्रचंड थी कि इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि ऋषिगंगा डैम कुछ मिनटों के भीतर ही मलबे में जमींदोज हो गया।
आगे देखिए कि यहाँ जब आप पहुँचते हैं ये वो इलाका है जहाँ से सबसे पहले शुरुआत हुई थी तबाही की, क्योंकि ये जो सामने आपको दिख रहे हैं बर्फीले पहाड़, ये बर्फीले पहाड़ों के पीछे ही ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूटकर यहाँ मौजूद ऋषिगंगा डैम पर पड़ा और पूरा का पूरा डैम जो है वो तहस नहस हो गया। ये जो पूरा आपको मलबा नज़र आ रहा है, दरअसल यहीं से डैम की शुरुआत थी और यहाँ पर कई सारे गेट्स बनाए गए थे, कई सारे जो इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पर गार्ड्स हैं, उनके रहने के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए थे, वो सारे तबाह हो चुके हैं, वो सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और यही वजह है कि जो डैम में काम कर रहे कर्मचारी हैं वो सब के सब फिलहाल मिसिंग बताए जा रहे हैं। कुदरती त्रासदियों में कहाँ किसका बस चलता है, लहरों के सामने जो पड़ा वो बह गया। अब अगर कुछ बाकी है तो उम्मीद की किरण, जो बार बार गुमशुदा लोगों के परिजनों को मौत के इस मुहाने तक ले आती है। आपका कौन था? मेरा बेटा था, भाई का लड़का। आपका बेटा था जी। तो कब बात हुई थी आखिरी? बात तो हमसे कुछ हुई नहीं, वो तो जैसे ही मलमा आया होगा वैसे उनका भागे या ना भागे या कुछ भी होगा, गेट की बात थी, रात की नेट ड्यूटी थी उनकी। और एक बेटा तो जोशी में निकल गया, और एक यही है। ये हमारा भी भाई है यहाँ। अच्छा, वो भी मिसिंग है? हाँ, मिसिंग है। तो कुछ जानकारी अभी तक? जानकारी कुछ नहीं, उनमें से 3 बंदे थे यहाँ पे, एक बच के निकला, उसकी भी पाँव में लगी थी, वो यहाँ से ऊपर को निकल गया था, वो बच के आया और 2 का पता नहीं चला। 2 का पता नहीं चला। स्थानीय लोगों की माने तो कुदरत के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है, उस बर्ताव की वजह से आपदाएं देवभूमि में अपने पैर पसार रही हैं। इन लोगों को पहले ही सोचने दे दिया था, यहाँ तो बहुत खतरनाक है, यहाँ जगह ये ऋषि मुनि की जगह है, यहाँ भी हमको खतरा करेगा, तुम यहाँ काम मत करो। उन्होंने माना नहीं, एक वक्त पूरे मालिक सब पूरा चला गया था, अब माना नहीं, दूसरे बार उन्होंने किया काम। हमने तो बोल दिया था कि तुम यहाँ खतोड़ो मत, यहाँ ऋषि मुनि की जगह है, ये ऋषि गंगा है ना, यहाँ ऋषि मुनि की जगह है। वो कैसे विकराल हो के आ गया। तबाही का मंजर जिन लोगों ने सबसे करीब से देखा, उनसे आपकी बात करवाते हैं कि आखिर उस दौरान क्या स्थिति थी और कैसे इन्होंने देखा कि जो तबाही है वो लगातार आगे बढ़ती गई। आप इसी गांव की हैं? इसी गांव के, यहीं पर रहते हैं हम। अच्छा। वहाँ गोबर डाल गिरा के, वहाँ धूप के पेड़ नहीं है, उसमें मैं धूप सेक रहे थे ऐसे। तब तक आवाज आना लग गया, वाँ 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 वाँ। मैंने बोला ये ऐसे क्या हो गया, ये खाली तूफान जैसे आ गया उस गदरा से। जब पुल क्यों उड़ा ऐसा करके, पुल उड़ा रहा था मेरा, ऐसा ऐसा करके मैं ऊपर गया, मैं चिल्लाने लग गया, वो भागो भागो, यहाँ तो टूट गया, पूरा मलबा आ गया ऊपर से। जैसे तुमने तपोवन में देखा वैसे हमारे बच्चा भी देखो। सरकार कैसे, सरकार हमारे लिए कोई नहीं है, कोई नहीं। उत्तराखंड में अचानक आई इस आपदा में वो लोग खुशनसीब थे जिन्हें ऊंचे इलाकों में पहुंचने का मौका मिल गया, लेकिन जो लोग नहीं निकल सके उन्हें महज कुछ मिनटों के भीतर ही सैलाब अपने आगोश में ले गया। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को अपनी आंखों के सामने ध्वस्त होते इस शख्स ने देखा कि कैसे महज 3 मिनट के भीतर इंसान का बनाया वो ढांचा ध्वस्त हो गया, जिसे लहरों को काबू में रखने के लिए बनाया गया था। वहाँ से सीधा नीचे को धुआं छोड़ रहा, पूरा सैलाब टाइप का। हमने ऊपर घर से सीटी मारी, हल्ला किया, तो 3 मिनट में सीधा कंपनी तबाह हो गया। कितने लोग रहे होंगे यहाँ नीचे कंपनी में 50 आदमी। 50 आदमी। कोई नहीं मिला अभी तक? उसमें से जो लोग ऊपर को चढ़े हमारे आवाज़ सुन के तो वो बच गए, लेकिन जो गेट की तरफ निकले तो गेट बंद था, तो वहीं। सच यही है कि कुदरत की ताकत के आगे किसी की एक नहीं चलती। बावजूद इसके लगातार जिस तरह की छेड़छाड़ पहाड़ी इलाकों में की जा रही है, वो आने वाले दिनों में एक नए खतरे की ओर इशारा करती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर हुए ट्वीट से जुड़ी बड़ी खबर। ये विवेक गुप्ता की खबर है कि महाराष्ट्र सरकार सभी ट्वीट की जांच करवा सकती है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच कराने का भरोसा दिया है। ये भरोसे के साथ ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होगी। जिन जिन सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स की तरफ से ट्वीट किया गया है उनके ट्वीट की होगी जांच। रिहाना पर किए ट्वीट की जांच का भरोसा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से उद्धव सरकार यानी जांच कराएगी। जिन क्रिकेटर्स की तरफ से, जिन सेलिब्रिटी की तरफ से ट्वीट किए गए थे, रिहाना पर किए गए ट्वीट की होगी जांच। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
It is imperative that we find out why the synchronized tweeting happened. Did it happen under some pressure, or were they asked to tweet it from the government of India? So I think it is in the larger interest that transparency is maintained as far as tweeting out is concerned. तो प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से भी ये कहा गया कि जांच होनी चाहिए, लेकिन इस सब के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव सरकार जांच कराएगी। किसकी जांच कराएगी? जो ट्वीट हुए थे रिहाना पर, जो ट्वीट किए गए, उन सभी ट्वीट्स की होगी जांच। ये भरोसा राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन से जुड़े जो ट्वीट किए गए हैं, रिहाना पर जो ट्वीट किए गए हैं, उनको लेकर जांच की जाएगी। विवेक गुप्ता की खबर है कि महाराष्ट्र सरकार जांच करवाने की तैयारी में है और उन सभी लोगों की जांच करवाई जाएगी जिन्होंने रिहाना पर ट्वीट किए थे, किसान आंदोलन पर ट्वीट किए थे। उन सभी ट्वीट्स की जांच होगी। आपको बता दें क्रिकेटर्स की तरफ से भी ट्वीट किए गए थे, कई ऐसी सेलिब्रिटी जिनकी तरफ से ट्वीट किए गए थे। अब उन ट्वीट्स की होगी जांच। इसकी तैयारी में महाराष्ट्र सरकार है और ये जानकारी मिल रही है कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से ये भरोसा दिया गया है कि जो भी ट्वीट्स किए गए थे रिहाना पर, उनकी जांच होगी। आपको बता दें हाल ही में अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना की तरफ से ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर देश भर से प्रतिक्रिया सामने आई थी और सभी ने रिहाना को दो टूक जवाब दिया था कि वो अमेरिका के मामलों में दखल दें, हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दें। कई सेलिब्रिटीज की तरफ से ट्वीट किए गए थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ये तैयारी कर रही है कि वो तमाम जो ट्वीट किए गए थे क्रिकेटर्स की तरफ से, सेलिब्रिटी की तरफ से, अब उनकी जांच होगी जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, क्या उद्देश्य लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र सरकार को कि इन ट्वीट्स की जांच होनी चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र सरकार किसकी जांच करेगी, कैसे जांच करेगी, लेकिन जिन सेलिब्रिटीज़ के जांच की बात कर रहे हैं, उन जिन सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट किया था उनमें लता मंगेशकर हैं, उनमें सचिन तेंदुलकर हैं, उसमें फिल्म सितारे अक्षय कुमार हैं। आप इनके ट्वीट की क्या जांच करनी है? इन तमाम लोगों ने रिहाना के ट्वीट के जवाब में ये कहा था कि नेशन कम्स फर्स्ट। वो भारत के समर्थन में वो खुलकर सामने आए थे और भारत के समर्थन में खुलकर सामने आने वालों की ट्वीट अगर महाराष्ट्र सरकार जाँच कराना चाहती है तो ये बहुत ही हैरत अंग्रेज बात है। कम से कम भारत सरकार ने जो आईटी डिपार्टमेंट ने ट्विटर को लिखा था कम की 1200 ट्वीट्स, ट्विटर हैंडल्स को आप देखें, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें प्रो खालिस्तानी बताया था, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कई तौर पर ट्विटर की मंशा पर भी सवाल उठते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लता मंगेशकर जो एक जमाने से बाला साहब ठाकरे जिनसे बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, लगातार उनकी तस्वीरें उनकी आती रही हैं। दूसरा, नेशन कम फर्स्ट पर उन्होंने ट्वीट किया है। तो कई ऐसे सवाल हैं जो इस महाराष्ट्र सरकार के इस कदम पर उठ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर देश की अखंडता के साथ, देश की एकता के साथ देश खड़ा है, देश के लोग खड़े हैं, तो दिक्कत क्या है महाराष्ट्र सरकार को? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके तय तक पहुंचना बहुत आवश्यक है और इसीलिए हमने गृह मंत्री जी से बात की है, उन्होंने उसका संज्ञान लिया। उन्होंने कहा ये गंभीर है विषय और इसी वजह से उनको इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, पुलिस का, उन्होंने उसको जांच के आदेश दिए। तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये कांग्रेस की तरफ से सचिन सावंत भी इस बात की जानकारी देते हुए, तो वहीं शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार तैयारी में है उन लोगों की जांच करवाने के लिए जिन्होंने देश के समर्थन में ट्वीट किए थे, रिहाना पर ट्वीट किए थे। अब उन सभी की जांच होगी। महाराष्ट्र के फैसले पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने ट्वीट की जांच कराने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महाराष्ट्र सरकार अपने तमाम विरोधियों के साथ एक फांसीवादी तरीके से पेश आ रही है। एक ऐसे बड़े कलाकार और ऐसे खिलाड़ी जिस पर देश नाज करता है, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करके उनको जांच के दायरे में लाना, उनको बदनाम करना और उनके समानांतर खड़ा करना, जो बाहर से रहकर भारत विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार पूरी फांसीवादी नाजीवादी तरीके से व्यवहार कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से विवेक गुप्ता लाइव जुड़ गए हमारे सहयोगी। विवेक, वहां आप मौजूद हैं, क्या लग रहा है आखिर क्यों महाराष्ट्र सरकार को दिक्कत है उन लोगों से जो देश के साथ खड़े हैं, उन लोगों से जो देश की अखंडता और एकता के समर्थन में खड़े हुए हैं? क्यों ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र सरकार को कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए? क्योंकि ये तो तमाम सेलिब्रिटी जिसमें लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, तमाम लोग हैं, ये तो इनके सम्मान को भी ठेस है। विवेक, चलिए विवेक के पास चलेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। रिहाना पर जो ट्वीट किए गए थे
देश के समर्थन में जो ट्वीट किए गए थे, क्योंकि जिस तरीके से रिहाना की तरफ से ट्वीट हुआ उसके बाद सवाल खड़े हुए कि भाई ये बाहरी ताकतें आखिर क्यों हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं, और फिर रिहाना को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी। वो तो अमेरिकी पॉप स्टार हैं, उनको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन देश के आंतरिक मसलों पर क्यों। देश अपनी समस्याओं से सुलझना खुद जानता है। और इस पूरे मामले को लेकर रिहाना को जवाब देते हुए तमाम सेलिब्रिटी की तरफ से ट्वीट किए गए थे, जिसमें लता मंगेशकर भी शामिल थी, सचिन तेंदुलकर समेत तमाम वो सेलिब्रिटी जिनकी तरफ से ये नसीहत दी गई थी कि रिहाना को आखिर क्यों जरूरत पड़ी, वो अमेरिका में जो तमाम समस्याएं हैं उन पर ध्यान दें, उन पर बात करें। हमारे आंतरिक मसलों पर हस्तक्षेप या फिर इस तरह के स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। इन तमाम बातों को लेकर अब जो महाराष्ट्र सरकार की तैयारी है वो ये कि उन सभी ट्वीट्स की जांच होगी, उन तमाम लोगों की ट्वीट्स की जांच होगी जिन्होंने देश के समर्थन में ट्वीट किए। जो अलग अलग फील्ड के जो नामचीन लोग हैं, हमारी लता दीदी है, हमारे सचिन तेंदुलकर साहब है, अक्षय कुमार जी है, नेवाल नेवाल, ऐसे अनेक जो अपने अपने फील्ड में जिनका नाम है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया अपने अपने फील्ड में, ऐसे जो सभी सेलिब्रिटीज है उनकी भी ट्वीट आई है। और आपका जो ऑब्जेक्शन इसके बारे में है, ये ऑब्जेक्शन देखने के बारे में ये लगता है कि खैर ये अपनी टीम की तो खुद की सोच है, उनको सभी जो सेलिब्रिटी उनको अच्छी तरीके से जाने, लेकिन जिस प्रकार से टाइमिंग जो है और इस प्रकार से किसी दबाव के कारण ये सब ट्वीट आई है क्या, इस प्रकार का आपका जो सवाल है उसमें से कुछ बातें जो आपने यहाँ पे बताई है, खास करके साइना नेहवाल और अक्षय कुमार की ट्वीट जो एकदम सिमिलर ट्वीट है, इस प्रकार की ट्वीट है, उसमें कोई एक लव भी इधर से उधर नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ इनको ऐसी प्रकार की ट्वीट एक ही टाइम सबको करने के लिए मजबूर किया गया क्या, इस प्रकार का आपका ये सवाल दिखता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि अभी तक आपने जो देखा होगा कि अभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उनके ऊपर भी किस प्रकार का दबाव है। कोई राजनेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी का खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कोई बयान देने जाता है तो उसको किस प्रकार ईडी और सीबीआई की धमकी दी जाती है, उसकी तरफ से कार्रवाई करने की शुरुआत हो जाती है। या तो सुना आपने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को जो ये कह रहे हैं कि क्या कोई दबाव तो नहीं था भारत सरकार की तरफ से इन तमाम लोगों पर जो इस तरह के ट्वीट कर रहे थे, समर्थन में ट्वीट कर रहे थे, रिहाना का जवाब दे रहे थे। विवेक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या और जानकारी? अभी तो अनिल देशमुख को सुना, मतलब समझ में ये नहीं आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विदेशी ताकत है, क्योंकि टूल किट सामने आया, कैसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा चला रहे थे, भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश थी, उस सब के बीच जब देश की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ने इन तमाम विदेशी ताकतों को जवाब दिया तो महाराष्ट्र सरकार को लग रहा है कि इनकी जांच होनी चाहिए। देखिए गायत्री, अब ये पूरा मामला राजनीतिक मामला होता जा रहा है, जो फार्मर प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा है, जिसके बाद कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जैसे कि उसमें कई लोगों ने उसमें ट्वीट करना शुरू कर दिया था। रिहाना एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, फिर चेतन हर्टबर्ग एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उसके बाद मिया खलीफा, ये तीन बड़ी सेलिब्रिटीज ने जब एक तरीके से समर्थन देने के लिए ट्वीट किया था, उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल भी मच गया था। उनके विरोध में जो भारतीय सेलिब्रिटीज है उन्होंने कहा कि ये सरकार का मैटर है और जो फार्मर की जो गलतियां हैं, जो प्रोटेस्ट करे वो पूरी तरह से गलत है, और उनके जो सरकार के जो बिल है उसके समर्थन में ट्वीट करना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अब इन ट्वीटों पर महाराष्ट्र सरकार सवाल खड़े कर रही है कि शायद ये ट्वीट बीजेपी के कहने पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ये ट्वीट किए होंगे। यही वजह थी कि कांग्रेस के नेता सचिन सावंत और उनकी जो टीम है आज उन्हें बकायदा न्यूज़ 18 पर बायजूस यंग जीनियस के चौथे एपिसोड में हमने देखा 10 साल की वंडर किड श्रीनिका को। श्रीनिका एक ओडिसी डांसर है जिसका हुनर देखकर एक्टर राजकुमार राव भी हैरान